हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और घर पर होंगे। आज का टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्शन, मींस रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। जैसे रिएक्शन है ए से बी, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, टी टाइम टी बराबर 0 पर और टी बराबर टी पर देखते हैं क्या होता है। टी बराबर 0 पर इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं ए नॉट है, और चूंकि टी बराबर 0 पर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो बी की कंसंट्रेशन कितना होगा 0, और धीरे धीरे जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा ए की कंसंट्रेशन कम होगा और बी की कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो टी बराबर टी पर ए की कंसंट्रेशन मान लेते हैं एटी हो गया, और बी की कंसंट्रेशन मान लेते हैं टी बराबर टी टाइम पर बीटी हो गया। एटी बराबर टी जो है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हो सकता है, तो एक कंसंट्रेशन एटी बी की कंसंट्रेशन बीटी, ये बात तो तय है। एटी जो कंसंट्रेशन है ये तो कम ही होगा ए नॉट से। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो एटी को हम ए नॉट में से x घटा देते हैं। अगर 1 से 1 बन रहा है, 1 से 1 बन रहा है तो x से कितना बढ़ेगा, x से बढ़ेगा बीटी बराबर x। तो रेट ऑफ इस रिएक्शन में देखते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए देखते हैं। इसका मतलब हुआ एक कितने रेट से, एक कितने रफ्तार से घट रहा है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन इन ए, ये अपॉन चेंज इन टाइम, ये डेल्टा का साइन है, इसका मतलब हुआ चेंज, ये कंसंट्रेशन चेंज कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। और फाइनल कंसंट्रेशन कितना है ए नॉट माइनस एक्स, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है ए नॉट अपॉन चेंज इन टाइम टी माइनस 0, कितना हुआ माइनस एक्स अपॉन टी। देखो रेट अब आ रहा है नेगेटिव में, रेट आ रहा है नेगेटिव में। एक बात हमेशा याद रखो कि रेट जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जैसे आप एक बाइक पर जा रहे हो और आपके घर से फोन आया कि बाइक की स्पीड कितनी है, तो ऑब्वियस है कि बाइक की स्पीड कुछ ना कुछ होगा, चाहे 15 किलोमीटर पर आवर 20 किलोमीटर पर आवर। अगर आप ब्रेक लगाते हो फिर पीछे आएगा तो भी जो है नेगेटिव रेट नहीं होगा, स्पीड नहीं होगा। तो ये बात हमेशा याद रखें कि रेट जो है हमेशा जो है पॉजिटिव होता है। रेट नेवर बी नेगेटिव, रेट जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा होगा पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव करने के लिए हमको ये जो है जो इससे डिनोट किए हैं इसमें ही हमको नेगेटिव करना पड़ेगा। नेगेटिव करेंगे, इसको नेगेटिव करेंगे, यहाँ माइनस देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव एक्सप्रेशन। अब रेट ऑफ अपीयरेंस देखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी,
बी बी कितने रफ्तार से, कितने तेज से, कितने रेट से बढ़ रहा है वो देखेंगे। इसको डिनोट करेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन और बी अपॉन चेंज इन टाइम। इसकी कंसंट्रेशन टी टाइम पर बी की कंसंट्रेशन एक्स हो गया था, एक्स माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन टी बराबर 0 पर इसकी कंसंट्रेशन 0 था, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था टी बराबर 0 पर। तो x माइनस 0 अपॉन t माइनस 0 कितना हुआ x अपॉन t। तो रेट, ये तो रेट ऑफ अपियरेंस है, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है। लेकिन ये जो रिएक्शन था ए से बी बनाया पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो एक ही था, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, वो देखते हैं। यहाँ पर चाहे ए के रिस्पेक्ट में रेट लिखें, बी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, दोनों सेम ही आना चाहिए। यहाँ पर तो देखते हैं रेट ऑफ अपियरेंस बी का है x/t, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए का है x/t। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक ही है, दोनों का सेम है, एक से एक ही बन रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, इसलिए जो है रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर तो सेम आ रहा है। लेकिन चाहे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट क्यों हो, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन चाहे ए के रिस्पेक्ट में लिखे या चाहे बी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम ही होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम ही होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे तो माइनस रेट ऑफ रिएक्शन माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन इन ए अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन इन बी अपॉन चेंज इन टाइम, ये रेट ऑफ रिएक्शन। अब दूसरा रिएक्शन लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 ले लेते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। इसमें देखते हैं t इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन मानते हैं ये नोट है, क्योंकि t बराबर 0 पर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो 0 ही होगा। और t बराबर t पर मानते हैं इसकी कंसंट्रेशन 80 हो जाती है और इसकी कंसंट्रेशन 20 हो जाती है। t इक्वल टू t पर तभी हम बताए थे फर्स्ट में कि a नोट जितना जितना इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उतना हमको यहाँ तो x भी लिख सकते हैं, वैसे x लिखेंगे तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितना है उतना ही यहाँ पर लिखेंगे। जैसे 2 है तो 2x लिखेंगे, 3 होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 3x, 4 होगा तो 4x, 5 होगा तो 5x, a नॉट माइनस 5x। तो यहाँ पर 2 से 3 बन रहा है, 2 से 3 बन रहा है तो 2x से 3x यहाँ पर बनेगा, 3x बनेगा। तो इसमें देखते हैं पहले रेट ऑफ रिएक्शन से पहले देखते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, इसको लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन इन ए अपॉन चेंज इन टाइम। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए की कंसंट्रेशन तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ए की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा, यहाँ पर जो है रेट तो नेगेटिव आएगा, इससे पहले ही हम इसमें जो है नेगेटिव लगा देते हैं। ये कितना आएगा 2x अपॉन t आ जाएगा, t माइनस 0 t आएगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए 2x अपॉन t, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ b कितना आएगा चेंज इन कंसंट्रेशन इन b अपॉन चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन 3x, इनिशियल कंसंट्रेशन 0 अपॉन t माइनस 0, 3x अपॉन t। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना। चाहे रेट ऑफ रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में लिखे या रेट ऑफ रिएक्शन बी के रिस्पेक्ट में लिखे, रेट ऑफ रिएक्शन तो पूरे रिएक्शन का रेट तो बराबर ही होना चाहिए। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए का है 2x अपॉन t, बी का है 3x/t, ये तो अलग अलग है। क्यों अलग है यहाँ पर? क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका
स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो इसको सेम करना पड़ेगा। जैसे 2x/3 है और ये 3x/3, एक का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, अगर 2 से डिवाइड कर देंगे इसमें, और b का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, दोनों कितना आ जाएगा x/3। तो हम क्या करेंगे, जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंस देगा तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हम जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक से मतलब डिफरेंट नहीं सेम नहीं होगा या एक नहीं होगा, एक के अलावा होगा, तो हम उसको उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो रेट ऑफ डिफरेंस है 2x/3, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे डेल्टा माइनस डेल्टा a अपॉन डेल्टा b। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है यहाँ पर 2, डिवाइड करेंगे कितना से, 2 से, इक्वल टू कितना होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन इन b अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पर डिवाइड करेंगे, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, 1/3, और दोनों को अगर सेम करेंगे ये कितना है 2x/3, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3, ये कितना है 3x/3, 3 कैंसिल, x/3 सेम आ गया। रेट ऑफ रिएक्शन इसे लिखेंगे। अब जब इसको जनरलाइज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, और ये जो है बेसिक्स है, और आज से जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। ये चैप्टर का सबसे बेसिक चीजें हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझें। जैसे a से बना b, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट a मान लेते हैं, इसका b मान लेते हैं, तो रेट ऑफ डिफरेंस ऑफ a क्या होगा, इसको कैसे डिनोट करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन इन a अपॉन चेंज इन टाइम। क्योंकि ये जो है रिएक्टेंट है इसलिए हम माइनस लगाएंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ b क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन इन b अपॉन चेंज इन टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो जो रेट ऑफ रिएक्शन हमें यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड करेंगे, तो 1/a चेंज इन कंसंट्रेशन इन a अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन इन b अपॉन चेंज इन टाइम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट b 1/b। यहाँ पर अगर x होगा 1/x माइनस 1/x, यहाँ पर z होगा 1/z। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अनुसार जो है रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, मींस हुआ रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसके लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होना चाहिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है रिएक्शन भी क्या होना चाहिए, बैलेंस रिएक्शन की जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। लेकिन रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना होगा तो आपको रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, N2 प्लस H2 से अमोनिया बना। अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन को जो है फर्स्ट स्टेप है, रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस। फर्स्ट स्टेप है, रिएक्शन को करेंगे बैलेंस। तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे, N2 का यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ पर 2 लगाएंगे, N1 यहाँ पर 3 लगाएंगे।
बैलेंस कर दिया रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले लिख लेते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन इन N2, चूंकि रिएक्टेंट है इसलिए क्या लगाएंगे? माइनस अपॉन चेंज इन टाइम, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 माइनस change in concentration in H2 upon change in time, rate of appearance of ammonia, change in concentration in ammonia upon change in time. और रेट ऑफ अपीयरेंस हो गया। और रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम पहले रिएक्शन को कर लिए हैं पहले। तो और रेट ऑफ रिएक्शन चाहे N2 के रिस्पेक्ट में लिखे या H2 के रिस्पेक्ट में लिखे या अमोनिया के रिस्पेक्ट में लिखे, रेट ऑफ रिएक्शन को बराबर ही होना चाहिए। इसलिए लिखते हैं चेंज कंसंट्रेशन इन N2 अपॉन चेंज इन टाइम, क्योंकि रिएक्टेंट है इसलिए इसमें माइनस लगाएंगे और इसका तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, 1/1 लिखेंगे इक्वल टू माइनस चेंज कंसंट्रेशन इन H2 अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पर ये रिएक्टेंट है तो माइनस लगाएंगे और जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो 1/3 करेंगे इक्वल टू, यहाँ अमोनिया फॉर्म हो रहा है, चेंज कंसंट्रेशन इन अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, तो 1/2 यहाँ पर प्लस देंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने सीखा रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखने के लिए और रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए, रेट ऑफ अपीयरेंस लिखने के लिए। और ये यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट पूछ लेता है नीट में जो है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल मिलेगा, आगे में देखेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है।